नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए और नतीजे महायुति के पक्ष में गए हैं, आप जानते ही हैं। अब जरूरत है कांग्रेस को हार पर मंथन कर लेना चाहिए, और ऐसा मैं सिर्फ कांग्रेस को इसलिए सलाह दे रही हूं क्योंकि उनके वरिष्ठ नेता खुद कभी हार का कारण बता रहे हैं, कभी ईवीएम पर रोने वाले नेताओं को सलाह दे रही हैं। पी चिदंबरम, हर कोई इस नेता को जरूर जानता होगा, प्रसिद्ध नेता रही हैं और बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा है। जो मंत्रालय उनको दिया गया जबरदस्त तरीके से उसको संभाला। कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे कार्ति चिदंबरम, दोनों ईवीएम पर अपना ज्ञान बांटते हुए नजर आए हैं। वो ज्ञान जो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को सुनना चाहिए, हार पर मंथन करना चाहिए। अब देखिए, पी चिदंबरम ने यह भी कह दिया है कि भाजपा का जो एक है तो सेफ है वाला नारा था वो उनकी जीत का कारण बना और कांग्रेस की हार का, ना कि लाडली बहन योजना। तो आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक निपुण आलमबाइन जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद नमिता जी। सर, राहुल, प्रियंका, सोनिया, खड़गे जी, इन तमाम नेताओं से इतर असली बात तो पी चिदंबरम कर रहे हैं, कार्ति चिदंबरम कर रहे हैं। जीत का और हार का कारण बता रहे हैं। जी देखिए, ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम देखें, अगर कोई भी पार्टी और कोई भी नेता अगर अपने बुजुर्गों की बात को सुने। पी चिदंबरम भाई एक बहुत ही कदावर नेता कांग्रेस के हैं, और कांग्रेस को अगर आत्ममंथन करने के लिए अगर इस प्रकार का आईना दिखाने का प्रयास चिदंबरम साहब कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी बात है। और एक सबसे बड़ी बात देखिए क्या है नमिता जी, आप ईवीएम की बात करते हैं और ईवीएम के बारे में चाहे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं, हम सेटिस्फाइड हैं। बीजेपी ने भी एक समय क्या था कि जब लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव हारे थे 2009 का, तो पूरा उनके नेतृत्व में लड़ा गया था, तो बहुत सारे क्वेश्चन उठाए थे। उन प्रश्नों को लेकर बीजेपी न्यायपालिका गई और न्यायपालिका के सामने चुनाव आयोग ने जो जो प्रश्न बीजेपी ने रखे थे, चुनाव आयोग ने उन सारे प्रश्नों को क्या किया, उत्तर दिया। और उत्तर देने के बाद में बीजेपी का ये स्टेटमेंट आया कि हम इन सब जवाबों से सेटिस्फाइड हैं, अब हम ईवीएम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। मैं 2009 की बात कर रहा हूँ। तो जब बीजेपी इस प्रकार की पहल कर सकती है तो आपको भी इस बार की आजादी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कोई इशू नहीं है। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का उत्तर आपको आ गया। सुप्रीम कोर्ट के अलावा चुनाव आयोग ने आपको चैलेंज किया कि आप आइए और आकर चेक कीजिए। आप तब नहीं गए, तब जाके आप चुनौती नहीं दे पाए। फिर आप देखिए, विदेशों में चर्चा हो रही है, मैं किसी नाम नहीं लेना चाहता किसी व्यक्ति का, लेकिन अमेरिका से आवाज आती है कि अमेरिका के एक बहुत बड़े, मैं तो कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव जीते हैं उसमें उनकी सबसे बड़ी भूमिका। और अगर हम देखें नॉन पॉलिटिकल किसी व्यक्ति को देखें, सबसे ताकतवर व्यक्ति वो है, एक बिजनेसमैन है। वो कहते हैं कि भारत के चुनाव से हमें सीखना चाहिए कि इतना बड़ा चुनाव भारत में कितना जल्दी जल्दी सब चीज़ें, 20 तारीख को आप देखिए कि आपका चुनाव अंतिम होता है और 23 तारीख को आपका परिणाम आ जाते हैं। इससे फास्ट क्या होगा, इतने बड़े लोकतंत्र के लिए अगर मशीन का प्रयोग करके हम करते हैं चुनाव। अब आप बताइए, आज बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं, यानी कि पुराने दौर की बात कर रहे हैं, पुराना दौर फिर से लेकर आओ। और ये वही कांग्रेस है जो बीजेपी को कहती थी कि बीजेपी जो है वो एक रूढ़िवादी पार्टी है। तो मुझे तो लगता है कि आज कांग्रेस खुद रूढ़िवादिता की बात कर रही है कि पुराने जमाने की जो डिजिटल पूरा वर्ल्ड चल रहा है डिजिटली, तो हम अगर मशीन का सहारा लेके काम कर रहे हैं फिर तो ये कह देंगे जेसीबी भी यूज ना करो, लोगों को लगा दो, फावड़े दे दो हाथों में, कोठाल दे दो हाथों में, वो जाके खुदाई करें। मतलब मैं समझता हूँ ये जनता इसको चीजों को गले से नहीं उतारती है। और अब देखिए क्या ना, खुद पार्टी के बड़े नेता, कदावर नेता, जो खुद अभी कितने समय तक वित्त मंत्री रहे हैं और किस तरह से उनकी स्थिति रही है कांग्रेस में, वो कह रहे हैं तब तो समझ में आनी चाहिए। और ये अब से नहीं, देखिए ईवीएम जो है कि 9 से प्रयोग में आ रही है। मैं मानता हूं कि अगर मशीनों में कुछ इस प्रकार की गड़बड़ी होती भी है ना, तो इतने समय में सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। हम भी देखते हैं स्टार्टिंग में कोई मशीन आते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन 89 से लेके अब 2024 चल रहा है, कितनी सारी चीजों को ठीक कर लिया होगा, दुरुस्त कर लिया होगा। अब उस पर क्वेश्चन उठाना तो लोगों को ये बात समझ में आती नहीं है। दूसरा जो इन्होंने कहा कि एक हैं तो सेफ रहेंगे, देखिए निश्चित रूप से ये काम किया होगा, मैं इसमें दो राय नहीं मानता। लेकिन मैं मानता हूं कि बीजेपी के महाराष्ट्र में जीतने के 7 मुख्य कारण हैं, 7 मुख्य कारण हैं। और अगर मैं इस कारण की समीक्षा करता हूं तो आप देखिएगा बीजेपी ने इस बार
देखिए, मैं बीजेपी की राजनीति को काफी ज्यादा हाल के दिनों में बहुत पसंद करने लगा हूँ। कब से? जब से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो चाहती थी वो नहीं हो पाया, तब से वो बहुत ही नपे तुले और बहुत ही सटीक तरीके से काम कर रहे हैं। आप हरियाणा के चुनाव में देखेंगे, महाराष्ट्र के चुनाव में देखेंगे, जिस प्रकार की रैलियां राज्यों के चुनावों में पीएम मोदी की हुआ करती थी या जितनी सहभागिता हुआ करती थी, इस बार इन दोनों ही चुनावों में पीएम मोदी की सहभागिता उतनी नहीं थी। आप रैलियों को काउंट कर लीजिए, 2019 के आप काउंट कर लीजिए, चाहे हरियाणा की बात कर लीजिए, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, या इनसे पहले हुए राज्यसभाओं में जो राज्यों के चुनाव हुए हैं उनके आप काउंट कर लीजिए। इस बार बीजेपी ने ये कार्ड खेला हरियाणा में, महाराष्ट्र में, कि हम जो राज्य स्तर के नेता हैं, उनके जो फेस हैं, उनकी जो बातें हैं, वो ही हम सीधा जनता से संपर्क कराएंगे, जनता को रूबरू कराएंगे। जितनी ज्यादा बैठ के जितना रैलियां सिंधे जी की हुई, देवेंद्र फडणवीस की हुई, अजित पवार की हुई, आप इसको कैसे अंडरमाइन कर देंगे? क्या आप कह रहे हैं कि मोदी जी के एक रहेंगे तो सेफ? मैं ये नहीं कहता इस नारे का प्रभाव नहीं पड़ा है, इस नारे का प्रभाव तो पूरे देश में पड़ा है, तो वहां भी पड़ा होगा, निश्चित रूप से पड़ा होगा। तो एक तो बात मैं ये कहूंगा। दूसरा कारण, पहला तो कारण मैं कहूंगा कि पीएम मोदी की जगह स्थानीय लीडर्स को ज्यादा वैल्यू दिया गया महाराष्ट्र के चुनाव में। उनकी रैलियां पीएम मोदी से ज्यादा रैली हुई। दूसरा, लाडली बहन की अगर आप बात करते हैं कि उसकी आप इग्नोर करें, तो झारखंड में जो बहना योजना थी वहां से जेएनएम जीती है, ऐसी महाराष्ट्र में जीती है, और उसकी चर्चा तो पूरी जोर शोर से है। महिलाओं को ये बात अच्छे से बिठाई गई कि अगर सिंधे यानी कि आपका बीजेपी और जो महायुति गवर्नमेंट आती है, तो जो आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है लगातार आता ही रहेगा। एक इसका प्रभाव को देखने को मिलेगा। तीसरा प्रभाव मैं मानता हूं कि जो टोल लगाए जाते थे, बहुत सारे टोल, हुआ ये कि चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बहुत सारे टोल्स को फ्री कर दिया गया। अब आप सोचिए, मतलब जब हम गाड़ी से जाते हैं, प्राइवेट व्हीकल हम लोग सब चलाते हैं, और आपको 4 अगर टोल मिलते हैं, 2 टोल आपको फ्री मिल जाए, और मान लो 50 रुपए का भी एक टोल हो, 100 रुपए की डेली अगर आपकी बचत होती है, तो क्या ये डेली यूज पे जो लोग करते हैं गाड़ी को यूज, और बिल्कुल, उनके लिए कितना प्रभावशाली ये बहुत काम होता है? प्रभावशाली है। वो एक बड़ा प्रभाव, वो बड़ा प्रभावशाली था। मेरे एक मित्र हैं, वो कहते हैं मेरे रोज के 350 रुपए बचते हैं आने जाने के, तो मैं क्यों नहीं महायुति को वोट करूंगा? जहां से वो अपना ऑफिस जाते हैं आते हैं, उनको लंबा डिस्टेंस है, तो उनका आने जाने का 350 रुपए टोल लगता है, तो उन्हें मुझे बड़ा फायदा होता है इस चीज का, तो वो क्यों नहीं इसको वोट करेंगे? फिर अगर हम देखें कि देखिए, शिंदे ने और जो देवेंद्र फडणवीस ने जो गवर्नमेंट बनाई, यानी कि आपका शिवसेना और जो हमारे उद्धव ठाकरे जी की, और साथ में आपका कांग्रेस की जो गठबंधन वाली सरकार थी, और फिर देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को पीछे किया और शिंदे को क्या बनाया? सीएम बनाया। आप इसका क्या प्रभाव समझती हैं? क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे और शिवसेना के कार्यकर्ताओं पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, और जनता पे इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा? जिसको हमारे यहाँ बोला था ना, त्याग। और ये भारतीय जो आप देखें, भारत में त्याग वाली जब बात आती है ना, तो लोग अपने सिर आंखों बैठा लेते हैं। भरत का नाम इसलिए ही कहा जाता है कि भरत ने राम के लिए सिंहासन का त्याग कर दिया था कि मैं खड़ा हूं। हम तो दिल्ली में देख रहे हैं, दिल्ली में सीएम अतिशी जो हैं, वो कहते हैं कि मैं खड़ा हूं। अब वो खड़ा हूं पॉलिटिक्स वो करें, और देवेंद्र फडणवीस करें, तो उनका काम नहीं चलेगा। मतलब सीएम अतिशी का चल जाएगा खड़ा हूं पॉलिटिक्स से, तो फडणवीस का काम नहीं चलेगा? मैं नहीं मानता, बिल्कुल चलेगा। इसका इम्पैक्ट जनता पर भी पड़ता है, शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर पड़ा होगा, और जो उद्धव के साथ में जुड़े शिवसेना कार्यकर्ता होंगे उनको ये बात समझे होंगे कि देखो, बीजेपी अगर साथ में लेकर गई है तो हमारे वाले को सीएम बनाया है, और पूरे रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ, जबकि हमारे पास नंबर कम थे। तो ये एक बड़ी बात पूरा एकदम क्लियर मैसेज जनता में भी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं में भी रहा होगा। और देवेंद्र फडणवीस का जो कद है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में गया होगा कि देखो यार, हमारे वाले पे नंबर ज्यादा होने के बाद भी बंदा उप मुख्यमंत्री बन रहा है और शिंदे जी के सामने हाथ जोड़ रहा है। तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देवेंद्र फडणवीस का कद बड़ा नहीं हुआ होगा? निश्चित रूप से बड़ा हुआ होगा। हम इसके अलावा और बहुत से कारण देख सकते हैं। इसे मैं बात कहूं कि एक कारण ये भी आप देखेंगे कि जो मतदाता थे, बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे बात याद आई, जहां एक रहेंगे नेक रहेंगे वाली बात दी जा रही थी, तो अजीत पवार ने मुस्लिम मतदाताओं को बहुत अच्छे से लुभाया, अच्छे से जोड़ा। और वहीं आप देखिए, शिंदे सरकार ने क्या किया कि चुनाव से एक टाइम पहले मदरसों के जो शिक्षक होते हैं उनकी जो सैलरी थी उसको बढ़ा दिया। अगर आप ये कहते हैं कि वहां पर हिंदू मुस्लिम कार्ड चला है,
तो अजीत पवार शिंदे के जो ये नीति थी, इनका भी तो इम्पैक्ट रहा होगा। और बिल्कुल जो बिल्कुल। पार्टियां इसका इम्पैक्ट डाल रही है मदरसों का, आप सोचिए, क्या बीजेपी के बारे में कोई ये कह सकता है कि मदरसे को, शिक्षकों को सैलरी बढ़ाने की बात कर सकती है? अगर ट्रेडिशनल आप बात करें तो लोग कहेंगे बीजेपी तो मदरसों को खत्म करने की बात करती है, लेकिन 3 गुना वही सैलरी बीजेपी बढ़ा का दी गई टीचर्स गठबंधन की, 3 गुना सैलरी, बताइए। टीचर्स की, तो सैलरी जब बढ़ा दी गई तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहां पे हिंदू मुस्लिम कार्ड चल गया? तो मुस्लिम को साधने का प्रयास पूरे पुलिस के माध्यम से किया गया, और एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, इसको हिंदू मुस्लिम से कैसे जोड़ा जा रहा है? मुझे समझ में बात नहीं आ रहा। ये हिंदू मुस्लिम यूनाइट की बात भी तो हो सकती है ना, कि भाई बांग्लादेश में एक नहीं थे तो वहां मारकाट मची पड़ी है, बिल्कुल। आज ठीक है वहां पर हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, तो ये क्या मान सकते हैं कि बांग्लादेश के मुस्लिम कल को सेफ रहेंगे? भाई जब जो कहते हैं, जो आप बोगे वही आप काटोगे। काटोगे, आज बिल्कुल आप बिल्कुल। काट रहे हो, जमात इस्लामी को आप सपोर्ट कर रहे हो, टेररिस्ट आउटफिट है, कल को वो आपको भी खत्म करेगा। पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में आपने पहले हिंदुओं के साथ में एडसेट की, तो आज क्या पाकिस्तान में बलूची और खैबर पख्तूनख्वा में जो आतंकवादी बम विस्फोट कर रहे हैं, वो किसको मार रहे हैं? क्या वो मुस्लिम नहीं मर रहे हैं? तो ये तो आज आप कर रहे हैं, कल आप भुगतेंगे। तो इसको आप अलग कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं। बात है कि इस प्रकार के मैटर को हम देखें। और दूसरा हम देखें कि जो मैं सबसे बड़ी बात मानता हूं, संघ, मुझे लगता है बीजेपी को लेकर कहीं ना कहीं जो आरएसएस है, विपक्ष ये सोच रहा था कि बीजेपी और आरएसएस का जो रिश्ता है वो पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन संघ का जहां तक मेरी जानकारी है, करीब 50,000 से 60,000 मीटिंगें वहां पर की। बिल्कुल। अब 50,000 60,000 मीटिंगें आपने संघ ने की हो, घर घर जाकर जो कैंपेनिंग की हो, गली मोहल्ले के, मेरे पास बहुत सारे फुटेज हैं, मैं दिखा देता आपको चैनल में, कि आरएसएस के कार्यकर्ता गली गली में जाकर प्रचार कर रहे हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं, और वो शंख ध्वनि वगैरह लेकर, मंजिलें लेकर रैलियां निकाल रहे हैं 50-50, 10-10, 20-20 के लोगों के ग्रुप में। तो क्या इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो कुल मिलाकर हम देखें तो ठीक है, चिदम्बरम साहब ने अपनी समीक्षा की होगी, अपने अकॉर्डिंग बोला होगा। और देखिए कई बार क्या होता है कि नेता न जाने किस पॉलिटिक्स को साधने के लिए बोलते हैं। हो सकता है अगले कुछ, और जब वो कह रहे हैं कि आज ईवीएम से हम जीते और अपनी पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे हैं, तो हो सकता है बीजेपी की ओर और एक नए तरह का पोलराइजेशन करने का प्रयास कर रहे हो। तो बहुत सारी बातें होती हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन चिदम्बरम साहब की स्थिति आप जानती हैं कि बहुत सारे मैटर को लेकर विवादित रही भी है, चाहे वो ईडी वाले केस में रही हो, इनकम टैक्स वगैरह मैटर को लेकर रही हो, कई घोटाले को लेकर रही हो, और आज इस प्रकार का बयान देना, ये अलग तरह के, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिग्नल दिखा रहा है। और साउथ की पॉलिटिक्स भी एक बड़ा मायने करती है आज भारतीय राजनीति में। बिल्कुल। बीजेपी का पूरा फोकस अब साउथ की ओर भी है कि महाराष्ट्र से आगे बढ़ते हुए, और तो हो सकता राजनीति है में उस तरह इस तरह के की कुछ सिग्नल। बयानबाजी अनायास नहीं होती, कुछ कुछ भी एकदम से नहीं होता है, ये हम मानकर चल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है कि पी चिदम्बरम के बयान पर या कार्ति चिदम्बरम के बयान पर लोगों का ध्यान तो जा रहा है, कांग्रेस को भी ध्यान दे लेना चाहिए। बाकी निपुण जी, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपने समझाया, और जो एक आधा कारण लेकर चल रहे हैं कि भाई अच्छा इसलिए जीत हो गई है, आपने बहुत बारीकी से समझाया कि और कौन कौन से कारण रहे और इसलिए वहां पर लोग कनेक्ट हुए और मैंडेट सबके सामने है। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप लोग इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।